द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने संडे का दिन था, तो संडे का मैं उस वक्त बताना भूल गया था। संडे का हमारे इस चर्चा का नाम होगा संडे टॉक, और उसमें मैंने बताया था कि रिटेल इन्वेस्टर शेयर बाज़ार से कैसे शानदार रिटर्न कमाए। उसमें बहुत सी बातें बताई थी, आपने देख ली होंगी, ना देखी हो और देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, आपका मैसेज दीजिए, आई विल रिप्लाई यू। अब आज जो बाज़ार हैं, बाज़ार स्वस्थ हैं, मतलब आईटी सेक्टर फिर तेज़ है। HCL टेक्नो में 50, 60, 70 रुपये बढ़े हुए थे, शुरू में 60 रुपये बढ़े हुए थे। अभी भी कुछ बढ़ा हुआ है, थोड़ा वीडियो के काम में लग गया था थोड़ा, इसलिए अभी 10 मिनट पहले की तो नहीं है। बाज़ार खुलने के आधी घंटे बाद तक की खबर मेरे पास है, और उसमें HCL टेक्नो भी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन IT कंपनियों के परिणाम आते जाएंगे और ये ऊपर जाती रह जाएगी। करेक्शन आएंगे। ट्रेडर्स बेचते हैं माल को, ऑपरेटर्स, ट्रेडर्स, पंटर्स, ये सब बेचते हैं शॉर्ट पोजीशंस, और साहब आपके स्विंग ट्रेडर्स, और साहब जाके आपके ये जो सब बेचते हैं माल को, प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर खरीद लेंगे वो, और वो दोबारा जब खरीदते हैं जब कोई उनको दम दिखता है। तो इन बाज़ारों में तो प्रॉफिट बुकर्स की संख्या, या यूँ समझो ट्रेडर टाइप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब वो इस वक्त तो कमा रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, नेट उनकी एसेट या कैपिटल क्या बचेगी, ये वक्त बताएगा। आज तय नहीं किया जा सकता। बाकी इतिहास गवाह है कि इस तरह के लोगों की, ये जो ट्रेडर्स हैं, ये खुश हो लेते हैं। कारण क्या है, ये घटिया शेयरों में भी काम करते हैं, बढ़िया में भी करते हैं। जो उसमें गले में फंस गया जब झटका लगा वजह, उस समय इंतजार करते हैं, थोड़ा सा टूटने पर उम्मीद रखते हैं सब सुधर जाएगा। वो सुधरता नहीं, फिर देता है दूसरा झटका, फिर तीसरा झटका देता है, थोड़ा थोड़ा सुधर के जिग करता हुआ डाउन आ जाता है, फंस जाते हैं वो, मतलब तो बेच नहीं पाते। तो खैर एनी वाऊ, बाजार है, इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़ा देश है, और इतना बड़ा विशालकाय बाजार है। इसमें सब तरह के लोग हैं, सबको अधिकार है पैसे कमाने का। हमको किसी की भी आलोचना करने का अधिकार नहीं है, हमको सावधान करने का कर्तव्य है हमारा। कोई सावधान होगा, कोई नहीं होगा, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई हमसे भी बुद्धिमान है, हमसे भी ज़्यादा अनुभव है, हमसे भी ज़्यादा स्टडीज है, एक से एक धुरंधर बैठे हैं इस बाज़ार में। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण, और संपूर्ण है भी नहीं कोई व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह से। इस नोबडी इज गॉड फादर ऑफ दिस मार्केट, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। इसलिए दोस्तों, सावधानी की कदम कदम पे आवश्यकता है। किसी आदमी ने 10 करोड़ कमा के 3 करोड़ खो दिए, 5 करोड़ खो दिए, 8 करोड़ भी खो दिए 10 करोड़ कमा के, तो भी 2 करोड़ प्रॉफिट में। लेकिन 5 लाख कमा कर अगर उसने 7 लाख खो दिए, 4 लाख खो दिए, तो उसके पास क्या बचा? मतलब उसकी कैपिटल तो फिर भी पर्याप्त है। लेकिन जो 5 लाख कमाए जिस आदमी ने, इसमें 4 खो दिए, बेकार हो गया, कमा के सब खो दिया, बराबर हो गया, तो आगे कैपिटल फॉर्मेशन तो हो नहीं पाएगा ना आपका। तो इसलिए कदम कदम पर बहुत सावधानी से, धीरे धीरे करके, लालच में मत आइए। और अब मैं आज का विषय क्या होगा, आज के विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय होगा, यही से मिलता जुलता विषय होगा, लेकिन स्पेसिफिक बताऊंगा उसको कि स्मॉल इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कैसे करें, अपने प्रॉफिट को कब बचाए, कब बेचे, कब खरीदे शेयर, स्मॉल कैप शेयरों को। ये जो कच्चे गलवे हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छे धुरंधरों ने तगड़ी चोटें खाई हैं, मतलब ज़मीन पे ला दिया अच्छे लोगों। इसलिए सावधानी की, मैं को डरा नहीं रहा हूँ। हालांकि बाजार अभी चलेंगे, बाजार नहीं बैठेंगे भी, लेकिन कोई पर्टिकुलर सेक्टर का शेयर बैठ सकता है। जैसे आप ये देख लिए, PSU हो रहा था शेयर, PSU शेयरों के अंदर कितनी शांति है, कोई बात नहीं करता PSU शेयर्स की। मेटल हो रहा था, मेटल खरीदो, अब मेटल की कोई बात करता है क्या? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट मेटल। ठंडा पड़ गया मतलब, बस अब वो तेजी के बाजार है, टूटता कम है। अगर ये कोई मंदी का झटका लगे ना, तो ये 25, 30, 40% टूट गए। होता क्या है कि ठीक है, कोई कारण थे उसके बढ़ने के, फंडामेंटल रीजंस थे, तो वो बढ़ तो गया वो शुरू में, लेकिन उसके बाद फिर वो कारण कंटिन्यू करें। जैसे स्टील की प्राइसेज है, मान लीजिए स्टील प्राइसेज मान लो 40 रुपये किलो था स्टील, और वो स्टील 50 रुपये 55 रुपये किलो हो गया। नेचुरल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी उसकी।
तो 55 रुपये के भाव पर उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसको बाजार के पंडितों ने आंक कर कैलकुलेशन करके उसकी रेट तक वहाँ तक ले गए वो उसको। अब वो बस एक लेवल पे सैचुरेट हो गई ना उसकी ईपीएस। अब उस लेवल के बाद वो स्टील का रेट 50 रुपये से ऊपर जावे तो वो शेयर तेज हो, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो जब भी सुधरेगी, प्रॉफिट जब सुधरेगा। और जहाँ तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी यानी जो जो क्षमता का उपयोग है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा हो ही रहा था मतलब, तो बचा क्या उसमें? तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सैचुरेट हो गई। ऐसी सूरत में उस शेयर के दाम नहीं बढ़ रहे, यही हुआ है। और इवन स्टील के प्राइसेस तो फेरस मेटल की प्राइसेस डाउन साइड में गई, यानी जो HR कोयल चाइना में 3900 युआन पर डॉलर था, उसका रेट 3700 युआन पर डॉलर रह गया अंडर। और इंडिया में भी यही पोजीशन HR कोयल की प्राइसेज में 5-5, 6 से 7% की गिरावट आ चुकी है। तो गिरावट आने का मतलब यह है कि या तो सप्लाई बढ़ी है और या डिमांड घटी है, या दोनों के अंदर जो कोरिलेशन था वो बिगड़ गया। तो इतना सा होते ही बाजार के जो तेज तर्रार लोग हैं वो माल बेच के चुपचाप भाग जाते हैं, उनको पहले इन्फॉर्मेशन लगती है। उनको ये भी मालूम है कि आज रेल विकास निगम ने कौन सा टेंडर दिया है, L&T ने कौन सा टेंडर दिया है, और उस टेंडर पे किस उसके प्रोसेस की स्टेज क्या है उस टेंडर की। दे नो वेरी वेल, दोज हु आर प्लेइंग द क्लोज सर्कल्स या ऑपरेटर जिनको कह सकते हो, इनसाइडर्स जिनको कह सकते हो, सब कुछ मालूम है। और बिल्कुल वो आप उनसे बात कर लीजिए, वो बिल्कुल अज्ञानता जाहिर करेंगे कि साहब हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। वो ये तो कह देंगे कि तेज होगा या गिरेगा, ये वो ओपिनियन दे देंगे, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं कारण क्या है। अच्छा, कारण भी कोई बताएंगे तो कोई छोटा सा कारण बताएंगे, ऊपर चलते फिरते आप ज़्यादा पूछोगे आपसे बात नहीं करेंगे, और आप कोई छोटे आदमी हो उनके सामने तो आपको झड़क देंगे। दिस इज द पोजिशन। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आज कुछ ऐसे शेयरों की बात करते हैं जिनके पी रेशो 70, 80, 90 तक पहुँच गए। और ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर हम देखते हैं तो दूसरे ऐसे शेयर हैं जिनमें ग्रोथ चाहे अभी नहीं है, ग्रोथ आने वाली है, या उनमें ग्रोथ रह चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें ग्रोथ रह चुकी है, या छोटी सी जो बड़ी बनी, जैसे HDFC बैंक है, करीब 30 साल तक 30% ग्रोथ दी इन्होंने। दुनिया में कोई कंपनी नहीं है जिसने इतनी लगातार कंजिक्यूटिव ग्रोथ देता रहा। लेकिन इसका पी रेशो भी 35 ही रहता था उस समय। मैंने 45% भी ग्रोथ देखी है HDFC बैंक में। ICICI बैंक ने अभी थोड़े दिन पहले ही 30-40% की ग्रोथ दी थी, साल डेढ़ साल पहले, और अभी भी 15% के आसपास तो ग्रोथ दे ही रहा है। उनका पी रेशो क्या है, और है नहीं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज कि बढ़ेगा, मार्केट में खबरें आ रही हैं, चल रहा है, ऑपरेटर खबरें छोड़ रहा है, मीडिया को काम ले रहा है, मीडिया का और ऑपरेटर्स का गठबंधन है। ये सब चीज़ें राज जब खुलते हैं जब बाजार में कोई मंदी का झटका लगे। मार्च में लगा था, आप देख लो, जनवरी से मार्च तक बाजार के अंदर गिरावट रही। क्या हाल हो गया था PSUs का, मिट्टी हो गया था पैसा, लोगों में मतलब कांप उठा था। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक दिन में गिर गया था। जब आप क्या करें बताइए। तो सवाल ये है कि मैं आपको एक गाइडलाइन देता हूँ। मेरी किसी शेयर से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी शेयर से मेरा प्यार नहीं है। मेरा प्यार शेयर बाजार में पैसे कमाने से है। पैसे टाइम पर बुक कर लीजिए, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा करो, कुछ तो करो भाई। आप देखिए, मैंने सन 87-88 के अंदर एक RK गुप्ता नाम के एक एंटरप्रेन्योर आए बाज़ारों में। उन्होंने 5 कंपनियां मतलब लॉन्च की थी, यूनिस, कैनन, सोनिक और यूनाइटेड डायल्स, है ना, यूनाइटेड डायमंड था या यूनाइटेड डायल था, और कई कंपनियां लाए वो। और उन कंपनियों में ये भाव उन्होंने
10 पेड अप शेयर था, उस समय 200 रुपये का भाव होना बहुत बड़ी बात थी। कोलगेट का भाव नहीं था 200 रुपये, 2-300 रुपये, 2-300 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये के दाम कर दिए थे उन्होंने। उस समय इतने रेट होते ही नहीं थे शेयरों के। और परिणाम ये रहा कि जब लोगों ने बेचना चाहा उन शेयरों को, वो शेयर रह गए 50, 30, 10 रुपये, 8 रुपये के। थोड़े टाइम बाद आर.के. गुप्ता गिरफ्तार हो गए, चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री बने जब, और फिर उनका पता ही नहीं पड़ा कहाँ वो गुम हो गए, किस अंधेरे में चले गए, कोई पता नहीं। तो हालांकि ये जो शेयर हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, अब वैसे नहीं है ये शेयर, लेकिन गिर तो सकते हैं। 40-50% भी गिर सकते हैं, 70% भी गिर सकते हैं भाई दोस्तों। इसलिए ऐसी सूरत में एक बैरोमीटर तय कीजिए, और बैरोमीटर तय कीजिए जिस शेयर में 20 से 30% की ग्रोथ है ना, उसका पी रेशो 45 ज़्यादा है, 1.5 गुना पी रेशो मान लीजिए आप। जिस शेयर में 45 से 60% ग्रोथ है, उसका पी रेशो 60 मान लीजिए, और 60 से 80%, जो कि बहुत कम शेयर है 60 से, और हैं तो भी 1 साल देंगे, दूसरे साल नहीं दे पाएंगे। 80% रेगुलर ग्रोथ देना, इट्स नॉट ए फन। तो उसका पी रेशो आप 75-80 मानिए, 75 मानिए। इसके ऊपर अगर उनका पी रेशो रहता है ना, तो मेरी राय में तो उन शेयरों से मुक्ति पा लेना ही उचित होगा। और पूरा नहीं, थोड़ा बेचो, रुक रुक के बेचो, उसका तेज़ी का आनंद लेते हुए बेचो आप प्रॉफिट का, और उसको बेहतर शेयरों में कन्वर्ट कर लीजिए जो सारी ज़िंदगी आपके काम। कल की बात मैं बता रहा, एक मेरे परम मित्र हैं, उनके फादर इन लॉ का पोर्टफोलियो था, फादर इन लॉ की डेथ हो गई, तो बहुत पुराना था, निकाला उन्होंने उसको ढूंढ ढांड के, या जो भी वो ज़्यादा अपन गहराई में नहीं जाएंगे। उसमें करीब 25 शेयर थे। अब 25 शेयर में थे, वो सारे शेयर सन 85 से 82 से लेकर के और 95 के बीच के खरीद फरोख्त थी। उसमें मैंने रिव्यू किया, वो कंपनियां सब चलती थी उस वक्त, और उन सभी कंपनियों से बहुत बड़ी आशाएं थी। द हीरो थे वो मार्केट के, ओसवाल एग्रो, नागार्जुना फर्टिलाइजर, नागार्जुना फाइनेंस, मतलब है नहीं, इस तरह की कंपनियां थी और बहुत थी। परिणाम ये रहा, और रिलायंस भी थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी था, और लार्सन ट्यूब्रो जैसे भी शेयर थे। तो जो बचे थे ना, जो एग्जिस्टेंस में बचे थे, वो तो L&T, रिलायंस और हिंदुस्तान लीवर ऐसे शेयर ही बचे थे, 4-5 ही बचे थे। बाकी सबका अंतिम संस्कार हो चुका था, अंधेरे में, शेयर बाजार के अंधेरे में गुम हो गए। कहाँ गए पता ही नहीं, या हैं तो कोई 10-20 रुपये के रेट है, कोई मतलब नहीं निकला उनको। तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो कैश के शेयर हैं, छोटे छोटे जो कंपनियां हैं, छोटी हैं, 5,000, 3,000, 2,000, 2,500 करोड़ की कंपनियां हैं, इनमें से कोई एक आध जिंदगी रह सकती है। वो भी अगर कोई बड़ा मैनेजमेंट है ना, कोई बहुत बड़े मैनेजमेंट है जिनके आगे प्लानिंग आगे है, उनको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने हैं। आप ये बताइए, आज कोई कंपनी 500 करोड़ का, 200 करोड़ का प्लांट लगाती है, और 500 करोड़ का नया मैनेजमेंट लगा ही नहीं पाता है। अगर वो बहुत ही रिच है, कोई NRI है और है, तो बात अलग है, बाकी नहीं लगा सकता। फिर भी चलो 500 करोड़ का लगाए। उस 500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, पहले तो 2-3 साल तो लगाने में लगेंगे, फिर उसमें वो बिजनेस चालू करेगा। शुरू में प्रॉफिट लॉस आते हैं, मार्केट को ग्रैब करना बहुत मुश्किल है। तो 5-7 साल में जाके कहीं 150 करोड़ रुपए कमाएगा। फिर वो एक्सपांड कर नहीं पाता कैपेसिटी, वो भी जब तकदीर साथ दे जाए, प्रॉफिट हो उसमें, जब वो एक्सपांड कर ही नहीं सकता उसकी कैपेसिटी को, उसका बिजनेस सेचुरेट हो गया। लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं ना, इनके हाथ पैर बहुत लंबे हैं, ये पैसा लगाते चले जाते हैं और कैपेसिटी एक्सपांड कर चलते हैं। सरकार से नीतियाँ बदलवा लेते हैं, इनके पास पॉलिटिकल पावर है, मतलब पॉलिटिकल लाइजन है इनका, और इनके पास एक से एक एक्सपर्ट हैं। ये टेक्नोलॉजी अरेंज कर सकते हैं, पैसा अरेंज कर सकते हैं, सब कुछ है मतलब। तो उस हिसाब से ये जो बैरोमीटर्स बताए, इनको प्लीज़ आप फॉलो करें, वरना मेरी बातों को आप याद रखना, बस नोट कर लेना मेरी बात को।
और आप फॉलो करें ना करें मेरी कोई बाध्यता तो है नहीं, मैं तो खाली सलाह देता हूँ, आपके लाभ के लिए करता हूँ। अब मैं रेल विकास निगम का कई बार नाम ले चुका हूँ, तो आप ये समझोगे कि साहब ये तो रट लगा रखी है, तो बिकवा के मानेगा, बहुत से तुले कहेंगे ये तो शेयर बढ़ता जा रहा है और साहब ये तो इसको बेचने की कह रहा है। दोस्तों 100 रुपये के पी रेशो पर इंफ्रा का शेयर, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट प्रमोटर ही तो है इसमें, और क्या है। ये कोई ऐसा नहीं कोई मोनोपोली बिजनेस है कि रेलवे के अंदर कंस्ट्रक्शन के टेंडर खाली यही दे सकता है। इवन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन दे सकता है, एनसीसी भी दे सकता है, वाट राम की भी दे सकता है, और एलएनटी भी दे सकता है, सब दे सकते हैं। एवरीबडी, देयर इज फ्री कंपटीशन, देयर इज नो प्राइस प्रेफरेंस। तो ऐसी सूरत में आप देखिए क्या होगा। इसका मतलब इनके कोई प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा नहीं है, और कंपनीज के मुकाबले कम है, प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले। क्यों? सरकारी कंपनी में देखिए ठीक है, मोदी जी के राज में बहुत सुधार आए हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सरकारी कंपनी में उतनी एफिशिएंसी नहीं आ सकती जितनी प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि लेयर्ड डिसीजन होते हैं सरकार में। वहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो एक आदमी कह देता है यस डू इट, मैनेजिंग डायरेक्टर, डाउट कुछ नथिंग। सरकार में, सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, हर आदमी कानून के दायरे में बंधा हुआ है। तो अब चलते हैं बात। तो दोस्तों ये जो 3-4 बातें मैंने बताई हैं कि जिस शेयर का पी रेशो 20 से 30 के बीच में है, उसका न जिसकी ग्रोथ रेट 20 से 30% में है, उसका पी रेशो ज़्यादा से ज़्यादा 45। जिसका 45 से 60 के बीच में ग्रोथ रेट है, उसका पी रेशो 60 से 70 के बीच में मान लीजिए, और 60 से ऊपर है उसका 80-85 मान लीजिए पी रेशो। और वो भी दूसरे साल भी आने की उम्मीद हो ग्रोथ जब है ये, अदरवाइज मार्केट के लोग उसको, ये जो ऑपरेटर्स हैं उस वर्किंग को दिखा कि माल बेच जाएंगे मतलब। तो इसको आप ध्यान रखिए। और अब इंडिविजुअल शेयरों में उदाहरण देके बताता हूँ, वो खाली एग्जाम्पल है, मेरी उनके रेफरेंस में कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको उनके बारे में भी सब डिटेल बताऊंगा, सारा सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, बशर्ते कि आप थोड़ा गंभीरतापूर्वक मेरी बात को सुने। मानिए मत, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ मानिए, नो कंपल्सन एट ऑल, मेरी खाली एनालिसिस है, स्टडीज़ है। तो अब आइए आते हैं टीटागढ़ पेपर, बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है इन्होंने। इट्स ए हीरो ऑफ द मार्केट अमंग द स्मॉल कैप कंपनीज। तो अब देखिए बताते हैं, इसका टीटागढ़ वैगन का मार्केट कैप है 22,275 और इसका मार्केट प्राइस है 1654 रुपये शेयर का, और एक साल में इसने 537 रुपये से 1897 रुपये का रेट तय किया, और अभी 1654। इसकी जो ग्रोथ रेट है वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान प्रॉफिट 126% बढ़ा, सेल 38% बढ़ गई, ठीक है। लेकिन अब जो ये बातें, वन पेड अप शेयर है, EPS 21 रुपये 25 पैसे। तो सवाल एक उठता है इसमें कि जो भारत सरकार ने, जो रेलवे डिपार्टमेंट ने जो वैगन सप्लाई के ऑर्डर्स दिए हैं, वो वैगन सप्लाई के ऑर्डर जितने दिए हैं उतने ही देगी या उससे 10-15% ज़्यादा दे देगी, इससे ज़्यादा नहीं है गुंजाइश है। 60,000 वैगन भारत सरकार खरीदती है फ्रॉम डिफरेंट एंटिटीज, ओपन टेंडर के जरिए। ये दे देगी, एक जुपिटर वैगन है उसको दे देगी, कुछ खुद के रेलवे के हैं, कुछ इम्पोर्ट एंटिटीज़ को, कुछ फॉरेन सप्लायर्स को देती, क्योंकि इंडिया में इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं है कंपनियों की। तो ऐसी सूरत में ग्रोथ फिर उतनी आएगी ना, 10-15% या 25-30% ग्रोथ आ जाएगी, 126% ग्रोथ नहीं रहेगी। और इसीलिए ये शेयर 1800 समथिंग रुपये से गिर के 1897 में से गिर के 1654 आ गया। सारा मत बेचिए, पार्टली बुक करो, फिर रॉ मटेरियल प्राइसेज ऊपर नीचे होती रहती है। कोई भी झटका आता है ना शेयर बाजार, वो कह के नहीं आता, ये पक्की बात है। अगर आदमी इस स्पिरिट को फॉलो कर ले कि यार पार्टली तो बुक करते चलो थोड़ा वो, तो वो आदमी जी जाएगा, वो आदमी कमा जाएगा। दिस इज द पोजिशन। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अमर राजा बैटरीज का पी रेशो, इसका पी रेशो तो है 126, 126 नहीं 77 है इसका पी रेशो। और अमर राजा बैटरी का पी रेशो आज भी 28-32 का पी रेशो है, जो भी 100% से ग्रो किया है उसने लास्ट ईयर।
आप पिला लीजिए टैली, और उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। वो 10,000 करोड़ का एक प्लांट लगा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक बैटरी का, ईवी बैटरी का। अच्छा, ये जो बात कही जाती है कि साहब इसके पास में 1.25 लाख के ऑर्डर हैं, 80,000 के ऑर्डर, ये बात गलत है। वंदे भारत रेल के जो ऑर्डर्स हैं, इनको भारत सरकार ने एक लेटर लिख दिया कि हम आपको इतने रुपए की हम सप्लाई ले लेंगे आपसे, इतने वैगन्स, इतनी रेलें ले लेंगे हम आपसे। भैल के कोलैबोरेशन में है वो एग्रीमेंट। उसके लिए 7-8 महीने तक तो मैंने पहले तो देखा था, मैंने वो ज़मीन भी नहीं मिली थी उसको। मेरठ के आसपास कोई ज़मीन देने की बात थी, अब मिल गई हो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़मीन मिलते ही फैक्ट्री थोड़ी लगे। 1.5-2 साल तो फैक्ट्री लगाने में लगेंगे भाई, लगेगी, फिर गियरअप होगी, सप्लाई करेंगे, पेमेंट आएंगे, कितना टाइम उसमें। अच्छा, फिर भारत सरकार उस समय ले पाएगी नहीं ले पाएगी, क्या कहा जा सकता है, कितना ले पाएगी, ये एक एश्योरेंस है। ये थोड़ी हम राइट फ्रॉम द डे वन आपसे इतना माल लेना शुरू कर देंगे। बजटरी लिमिट्स क्या है भारत सरकार की, उस बजट का बाइफर्केशन क्या है, सेवरल थिंग्स आर देयर। तो इस तरह से ये बात है। जुपिटर वैगन, वो भी वैगन सप्लाई का है, उसका पी रेशो टीटागढ़ से भी ज़्यादा है, 87.6, और वो इसलिए ज़्यादा है कि 800 करोड़ रुपया QIB प्लेसमेंट के जरिए ये रेज कर रहे हैं बाजार से, आजकल में ही कर रहे हैं। इसका रेट 176 से उठकर 748 रुपये हो गया 52 वीक्स में। 800 ये हो, 800 ये। अच्छा, ऐसी सूरत में इसमें भी 166% की ग्रोथ है। वो शुरुआती दौर था, ये ग्रोथ को ऐसा थोड़ी 2-3 साल से आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, केवल लास्ट ईयर है, हमेशा नहीं आएगी। तो ऐसी सूरत में दोस्तों 8 रुपये की EPS का शेयर 800 रुपये करीब 700 रुपये, 90 का पी रेशो, 87 का पी रेशो, कुछ बुक कर लो। मैंने भी खरीदे थे शेयर, बहुत क्वांटिटी में खरीदे थे, मैंने 300 रुपये के आसपास निपटा दिए। इतनी बड़ी इक्विटी का शेयर है। और मैंने जो विवेक लोहिया की जो कॉनकॉल सुनी, जो इसके MD हैं विवेक लोहिया, इज इंटेलेक्चुअल, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये रेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसके आगे कौन खरीदेगा जी, उसको क्या दिखता है मुझे आप बताओ। 400 करोड़ की इक्विटी पर 333 करोड़ का प्रॉफिट आया लास्ट। ले दे के इस टर्नओवर को आगे बढ़ाना बहुत टेढ़ा काम। ये तो पैसे से उड़ाना है, बाजार से उठाना है, इसलिए तेज कर दिया है, बाकी बहुत मुश्किल काम है सर। ये बात। इरेडा, इंडियन, ये जो अल्टरनेट एनर्जी फाइनेंसिंग की कंपनी है इरेडा, इसका मार्केट कैप है 80,665 रुपये, 79,665 रुपये, 79,665, और इसका रेट गया पिछले 52 वीक्स में 52 रुपये से 300 रुपये। रियली सरप्राइजिंग, 6 टाइम एप्रिसिएशन। और इसका पी रेशो है 65। बजाज फाइनेंस का पी रेशो क्या है, 30-32 का है। HDFC बैंक का 30-32 का है। और जो REC PEC वही फाइनेंस कर रहे हैं, और उनकी EPS 60 रुपये, इसकी EPS 5 रुपये आज की तारीख में। उनका पी रेशो क्या है, 15-20, हाँ 15 का ही पी रेशो है उनसे। तो ये क्या बात है, मतलब कोई सटोरिया घुस के इसमें खेल खेल रहा है, और अंततोगत्वा लोगों को चिपका के जाएगा, माल ऐसा लपेट के ले जाएगा कि याद करेंगे। 5 रुपये का सरकारी को फाइनेंसिंग कंपनी, क्या बात करते हो। 5 रुपये 19 पैसे। और इस क्वार्टर की जो वर्किंग आई है ना, मार्च के मुकाबले गिरकर आई है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इतने हाई ग्रोइंग मान लो कंपनी 30% से ग्रो कर रही है, तो 30% से ग्रो करने वाली कंपनी का पी रेशो 65 कैसे हो। HDFC बैंक जब 35% से ग्रो कर रहा था, जब इसका तो पी रेशो नहीं था 65 का, इसका पी रेशो 30-35, जबकि ये तो उसमें 74% इक्विटी फॉरेन कंपनी की थी, सिटी बैंक की। हाई फ्लायर था, और हाई फ्लायर आज भी है, जो बाजार की ताकत है नाक है हिंदुस्तान की। ये पोजीशन। RVNL रेल विकास निगम का 90 का पी रेशो है,
इसकी जो ग्रोथ रेट है 7.15 है, सेल 7.15 से बढ़ी है और जो प्रॉफिट है 15.37% से बढ़ा है। लेकिन इसका पी रेशो 90 है। देखिए आप कितना बढ़िया काम है। अब के साहब ऑर्डर बुक है, अरे भाई तो ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने में टाइम तो लगेगा इसको। 20,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक है, और नहीं, इसकी करीब 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है इसकी। तो 65,000 करोड़ की इक्विटी को 2.5-3 साल तो लगेंगे कि एग्जीक्यूट करने में। जैसे 21,000 करोड़ का सेल आई है, ये 25,000 करोड़ की आ जाएगी अगले साल। जो ईपीएस इस साल जो ईपीएस आई 7 रुपये की आ जाएगी, 9 रुपये की आ जाएगी, करंट ईयर में 9 रुपये आ जाएगी। तो भी क्या हो कि 100 का कोई भी इंफ्रा कंपनी 100 का पी रेशो बैक है हिंदुस्तान में। तो इसी में क्या खास बात है? तो ये कोई ना कोई लपेट के ले जाएगा बाहर से। ऐसा इल्ज़ाम कर देते हैं ये पुख्ता। एनबीसीसी का शेयर क्यों नहीं उठ रहा भाई? वो शेयर 400 रुपये था सन 2007 में, वो रेट आज तक नहीं आए उसके, क्योंकि वो कर गया काम अपना, जो परमानेंट कर जाते हैं ख़त्म। तो ये 4 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। आपके ऊपर कोई मेरी बाध्यता नहीं है, मैं कोई थोप नहीं रहा हूँ, मैं कोई नम्रतापूर्वक में स्टडी दे रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए कोशिश कर रहा हूँ, पार्टली नहीं थोड़ा मैं। और ये नहीं, और बहुत से शेयर मिलेंगे, ये सारे शेयर तो मैं दे नहीं सकता यहाँ पर। एंटायर बहुत हैं, 100, 125, 150, 200 के पी रेशो पर भी। तो ऐसे शेयरों में सावधान रहिए, बच के रहिए। और अब देखिए 4300 करोड़ रुपए की खरीद करी फ्राइडे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, एफआईज ने। तो वो सारी खरीद जो थी ना, वो टीसीएस में और ये आईटी शेयरों में की है, कुछ बैंकिंग शेयरों में की है। तो बड़े लार्ज कैप का टाइम आ रहा है। इसमें 2 एडवांटेज होंगे, इनमें ग्रोथ भी आएगी, पी रेशो बढ़ेगा। तो डबल एडवांटेज के शेयरों में लगाइए पैसा। जो ये एनकैश हो चुके हैं, मैं समझता हूँ, ये जो बताया मैंने। तो एफआईज बहुत तेज़ हैं, वो तो बहुत समझदारी से काम करते हैं। और इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत होशियार है, वो भी कोई कमज़ोर नहीं है। तो नाउ दी एज ऑफ ए लार्ज कैप इज कमिंग, और उधर ध्यान सेफ है, उसमें धोखा नहीं हो सकता। इसलिए देखिए, अब बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसा भी करें। हाँ, मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो, आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।